हॉलीवुड का एक टॉप एक्टर, मतलब जो करोड़ों रुपए कमा रहा है, लगातार बॉक्स ऑफिस पे हिट रोमांटिक कॉमेडी फिल्में दे रहा है, और फिर अचानक वो सब कुछ छोड़ देता है। कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई बैकअप प्लान भी नहीं है उसके पास। दुनिया और मीडिया की नजरों में देखा जाए तो ये साफ तौर पर एक सफल करियर की आत्महत्या थी, हाँ बिल्कुल, बाहर से देखने पर तो कोई भी यही कहेगा। है ना? लेकिन असल में ये हॉलीवुड के इतिहास के सबसे बड़े कमबैक की जमीन तैयार कर रहा था। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है कि कभी-कभी जिंदगी में सबसे लंबी छलांग लगाने के लिए हमें जानबूझकर ट्रैफिक के लाल सिग्नल पर रुकना पड़ता है। ये एक बहुत ही गहरा और मैं कहूँगी विरोधाभासी सवाल है। हम अक्सर उस रेड सिग्नल को, यानी जो हमारे जीवन की रुकावटें हैं या असफलताएं हैं, उन्हें एक अंत मान लेते हैं, एक डेड एंड। लेकिन ठहराव का वो समय दरअसल दिशा बदलने और अपनी जड़ों को मजबूत करने का सबसे बड़ा मौका होता है। और आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र भी यही विचार है। हमारे पास आज ऑस्कर विजेता अभिनेता मैथ्यू मैकोनागी की किताब ग्रीन लाइट्स के नोट्स और कई दिलचस्प किस्से हैं। और मैं बता दूं, ये कोई साधारण संस्मरण या हॉलीवुड की गॉसिप बुक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो उनके पिछले 50 सालों की निजी डायरी, उनकी कविताओं और सबसे जरूरी उन पलों का निचोड़ है जहां उन्होंने जीवन की भारी उलझनों के बीच से अपना रास्ता निकाला। सही कहा। तो हमारा जो फोकस है आज इस बात पर है कि जब जिंदगी में हर तरफ रेड सिग्नल मिल रहा हो तो ग्रीन लाइट कैसे मिलती है। और देखिए, इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ एक मशहूर स्टार की चमक-दमक वाली कहानी सुनाना नहीं है। हमारा मिशन एक्चुअली उस मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक कला को डिकोड करना है, जिससे जीवन की भारी अराजकता के बीच भी इंसान स्पष्टता खोज सकता है। हमें ये समझना है कि कैसे रुकावटों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि एक बोझ की तरह। तो वो शुरुआत यहीं से करते हैं। इंसान की फितरत है कि वो रुकावटों से चिढ़ता है ना? मतलब जब हर काम में देरी हो रही हो तो मैकोनागी इन रेड लाइट्स को हरा कैसे करते हैं? सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि वो उन लाल सिग्नलों से लड़ते ही नहीं हैं। उनका नजरिया ये है कि असफलता या जो भी बदलाव है वो कोई दुश्मन नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए। हर रुकावट खुद के एक बेहतर वर्जन तक पहुंचने का एक अनिवार्य कदम होता है। अच्छा। हाँ, और इसे उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार नाम दिया है, टर्न द पेज, यानी पन्ना पलटना। मतलब जब किसी किताब का एक अध्याय खराब हो जाता है तो आप किताब को आग थोड़ी लगाते हैं, आप बस पन्ना पलटते हैं। पन्ना पलटना सुनने में तो यार एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल कोट लगता है, लेकिन अगर हम असल जिंदगी की बात करें तो हम अक्सर एक ही खराब पन्ने पर अटक कर रह जाते हैं। सोर्स मटेरियल में इस पन्ना पलटने की प्रक्रिया को समझाने के लिए 1999 की एक बहुत ही अजीब घटना का जिक्र किया गया है। ओहो, वो ऑस्टिन वाली घटना। हाँ, ऑस्टिन टेक्सास में उनके घर पर हुई गिरफ्तारी। वो रात जब वो बोंगो ड्रम बजा रहे थे और पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। हाँ, वो रात एक्चुअली एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस बात का। जश्न इतनी अराजकता में बदल गया कि पड़ोसियों को पुलिस बुलानी पड़ी। अब सोचिए, एक उभरते हुए सितारे के लिए जिसका करियर अभी उड़ान ही भर रहा था, ये कितना बड़ा रेड लाइट था। ये ऐसा कलंक था जो मीडिया के जरिए उनका पूरा करियर रातों रात खत्म कर सकता था। सही बात है। लेकिन इस घटना के बाद जब वो जेल में थे तो उन्होंने अपनी डायरी में जो सबक लिखा वो मुझे थोड़ा उलझाने वाला लगा। उन्होंने लिखा था कि आप जो करते हैं उसके लिए आप मुसीबत में नहीं पड़ते, बल्कि पकड़े जाने पर मुसीबत में पड़ते हैं। ये लाइन थोड़ी ट्रिकी है। वही तो। अगर मैं इस पर थोड़ा तार्किक रूप से विचार करूं तो क्या इसका मतलब ये है कि जब तक पुलिस दरवाजा ना खटखटाए तब तक कुछ भी गलत काम करना एकदम ठीक है? ये तो अपनी गलतियों को छुपाने का एक बचाव लग रहा है मुझे। देखिए, सतही तौर पर देखने पर यह सच में एक अपराधी की सोच लग सकती है, लेकिन अगर हम इसके पीछे के दर्शन में जाएं तो बात बिल्कुल अलग है। यहाँ वो बाहरी सजा और आंतरिक अपराधबोध के बीच के अंतर को समझा रहे हैं। अच्छा, वो कैसे? उनका मतलब ये है कि समाज, मीडिया या कानून हमें सिर्फ तब सजा देता है जब हम रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। वो सजा तो बहुत अस्थायी होती है, लेकिन जो असली सजा है वो सजा है जो हम खुद को तब देते हैं जब हम अपनी ही नजरों में गिरते हैं, जब हम अपने उसूलों से समझौता करते हैं। ओ, दिमाग की बत्ती जली। तो बात यह है कि पुलिस के आने से पहले इंसान को खुद अंदर से पता होता है कि वो जो कर रहा है वो उसके अपने सत्य के खिलाफ है। सटीक विश्लेषण। ये पूरी तरह से ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता की बात है। अगर कोई व्यक्ति अंदर से जानता है कि उसका काम गलत है तो वो तो पहले ही पकड़ा जा चुका है ना, खुद अपनी अंतरात्मा के द्वारा। हाँ, वो खुद से तो नहीं भाग सकता। जरूरी कदम होता है रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, यानी अपनी समस्या को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना।
जब कोई अपनी गलती की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है बिना किसी दिखावे या बचाव के, तब जाकर वो उस खराब अध्याय का पन्ना पलटने के लिए मानसिक रूप से आजाद हो पाता है। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि जिम्मेदारी लेना असल में एक तरह का बोझ नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने की आज़ादी है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि एक बार जब कोई अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी ले लेता है और पन्ना पलट देता है, तो उसके बाद जीवन की उस तेज रफ्तार को कैसे संभाला जाए? और यहीं पर किताब का एक और बहुत ही शानदार रूपक सामने आता है। इसे उन्होंने कहा है रनिंग डाउनहिल, यानी ढलान पर दौड़ने की कला। ये जीवन की रफ्तार को गले लगाने का एक बहुत ही अनोखा तरीका है। ढलान पर दौड़ना। अरे बचपन में हम सभी ने पहाड़ों या किसी तीव्र ढलान पर भागने का अनुभव तो किया ही है। उस समय ऐसा होता है कि पैर इतनी तेजी से चलते हैं कि दिमाग भी उनका साथ नहीं दे पाता। हाँ, वो एक तरह का फ्री फॉल होता है। बिल्कुल। और जरा उस दौड़ने के पीछे की जो भौतिकी है, यानी फिजिक्स, उस पर गौर कीजिए। जब कोई इंसान ढलान पर दौड़ता है तो उसे गुरुत्वाकर्षण के साथ आगे की तरफ झुकना पड़ता है। उस अराजकता और रफ्तार के बीच संतुलन बनाए रखने का बस वही एक तरीका है। सही कह रही हैं। अगर वो रफ्तार से डरकर पीछे की ओर झुकेगा या अचानक रुकने की कोशिश करेगा तो उसका संतुलन बिगड़ेगा और मुंह के बल गिरना तो तय है। यार ये तो जीवन के मुश्किल दौर की एकदम सटीक तस्वीर है। मतलब जब घटनाएं बहुत तेजी से बदल रही हों, नियंत्रण हमारे हाथ से छूट रहा हो, तो डरकर कदम पीछे खींचने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान ज्यादा होता है। बिल्कुल सही। मैकॉनिघे के अनुसार ढलान पर दौड़ने का मतलब है जीवन की चुनौतियों और तेज रफ्तार के बीच बिना लड़खड़ाए खुद को बस उस प्रवाह में छोड़ देना। हर कदम पर मंजिल या नतीजे की चिंता करने के बजाय उस तेज यात्रा के अनुभव को पूरी तरह से जीना। लेकिन एक सवाल है, इस तेज रफ्तार में बिना गिरे दौड़ने का आत्मविश्वास आखिर आता कहां से? यहाँ मुझे एक विचार आ रहा है। ये कुछ ना परीक्षा की तैयारी जैसा है। परीक्षा की तैयारी? वो कैसे? मान लीजिए किसी छात्र ने एक विषय को इतनी गहराई से पढ़ लिया है कि उसे हर बारीक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया है। अब परीक्षा हॉल में बैठकर उसे रटे हुए जवाब याद करने के तनाव से नहीं गुजरना पड़ता। वो इतना आश्वस्त होता है कि वो उस विषय पर अपने खुद के रचनात्मक यानी एकदम क्रिएटिव विकार लिख सकता है। उस समय वो एक तरह से ढलान पर ही दौड़ रहा होता है, क्योंकि उसकी तैयारी पक्की है। ये तो एकदम सही बैठती है। मैकॉनिघे की पूरी फिलॉसफी का एक बड़ा हिस्सा यही तो है। तैयारी ही आज़ादी की कुंजी है। इंग्लिश में कहें तो प्रेपरेशन इज एसेंशियल फॉर फ्रीडम। ये बात सुनने में थोड़ी विरोधाभासी लग सकती है कि कठोर अनुशासन या कड़ी तैयारी से आज़ादी कैसे मिल सकती है, लेकिन असल में प्राकृतिक नियम यही है। सोर्स मटेरियल में डैलस बायर्स क्लब फिल्म का बहुत गहराई से जिक्र किया गया है इसी बात को लेके। और दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर भी जीता था। हाँ, और उस फिल्म के लिए उनकी तैयारी सिर्फ कैमरे के सामने डायलॉग बोलने तक सीमित नहीं थी। ये एक चरम शारीरिक और मानसिक रूपांतरण था। उन्होंने रॉन वुडरूफ नाम के एक HIV पॉजिटिव मरीज का किरदार निभाने के लिए लगभग 50 पाउंड यानी करीब 22 किलो वजन कम किया था। 22 किलो, ये तो बहुत ज्यादा है। जर्नल्स पढ़े ताकि वो उस हताशा और जीने की तड़प को सिर्फ समझे ही नहीं बल्कि उसे अपनी नसों में महसूस कर सकें। मतलब उन्होंने उस इंसान के दर्द और उस समय के पूरे माहौल को अपने अवचेतन मन में पूरी तरह बसा लिया था। बिल्कुल, और यही सबसे अहम बात है। जब उन्होंने सेट पर कदम रखा तो उन्हें एक्टिंग या ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि उन्हें कैसा दिखना है। उनका शरीर और उनका दिमाग पहले से ही उस किरदार में पूरी तरह ढल चुका था। वो कैमरे के सामने स्वाभाविक रूप से स्पॉन्टेनियस हो सके। कमाल है। तो जब कोई अपने काम या परिस्थिति को इतनी गहराई से समझ लेता है तो वो ढलान पर बिना डरे दौड़ सकता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके कदम खुद ब खुद सही जगह ही पड़ेंगे। ये समझ में आता है कि तैयारी आपको संतुलन और सहजता देती है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती सामने आती है मेरे हिसाब से। इस तरह की गहरी तैयारी के लिए खुद को और अपने परिवेश को बहुत करीब से जानना जरूरी है। लेकिन आज की दुनिया में जहां चारों तरफ उम्मीदों और राय का इतना भारी शोर है, खासकर जब हम हॉलीवुड के स्टारडम की बात करते हैं, तो कोई इंसान अपनी खुद की असली आवाज कैसे सुने? देखिए, ये सिर्फ हॉलीवुड के सितारों की समस्या तो है नहीं। आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के युग में ये हम में से हर इंसान की रोजमर्रा की लड़ाई बन चुकी है।
किताब में बताया गया है कि कैसे 90 के दशक के अंत में मिली अचानक और बहुत बड़ी प्रसिद्धि ने मैकॉनघे को वास्तविकता से एकदम दूर कर दिया था। यहाँ तक कि उनकी अपनी माँ के साथ उनके रिश्ते भी बेहद जटिल हो गए थे। रुको, माँ के साथ रिश्ते जटिल होने की क्या वजह थी? वजह ये थी कि उनकी माँ भी उस मीडिया और स्टारडम के प्रभाव में आ गई थीं। जब मैकॉनघे अपनी माँ से कोई बहुत ही निजी बात करते तो अगले ही दिन वो बात किसी गॉसिप मैगजीन में छप जाती थी। अरे बाप रे। हाँ, उनकी माँ एक स्टार की माँ की तरह व्यवहार करने लगी थी, न कि एक सामान्य माँ की तरह। ये वो शोर था जो उनकी जिंदगी में उनके घर के अंदर तक घुस आया था। ये तो बहुत ही घुटन भरी स्थिति रही होगी यार। मतलब जब आपके सबसे करीबी लोग ही आपके स्टारडम या आपकी बाहरी छवि से प्रभावित हो जाएं, तो इंसान उस शोर से बचे तो बचे कैसे? इसी घुटन को तोड़ने के लिए उन्होंने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया था। उन्होंने अमेज़न के जंगलों की एक सोलो ट्रिप यानी एकांत यात्रा की। वो सभ्यता से बहुत दूर, बिना किसी सुख सुविधा के एक ऐसी जगह चले गए जहां उनका स्टारडम, उनका नाम, उनका पैसा कुछ भी मायने नहीं रखता था। अमेज़न के खतरनाक जंगल, एक तरह से देखा जाए तो ये अपनी पूरी बनाई हुई पहचान को पीछे छोड़ने जैसा है। और सच कहूं तो यही उस यात्रा का असली मकसद भी था। जब इंसान से उसकी सारी सामाजिक पहचान, सारे टैग, उसका बैंक बैलेंस और लोगों की सारी उम्मीदें छीन ली जाती हैं, तब क्या बचता है? सोचने वाली बात है। तब जो नग्न सत्य बचता है ना, वही उसका असली इनर सेल्फ या आंतरिक सत्य होता है। हमें अक्सर अपनी सच्चाई तक पहुंचने के लिए खुद को जानबूझकर ऐसी असुविधाजनक स्थितियों में डालना पड़ता है जहां हम खुद से छिप न सकें। और इसी प्रसंग में किताब का एक बहुत ही दिलचस्प इतालवी कॉन्सेप्ट सामने आता है, एसेरे फीको। एसेरे फीको, इसका शाब्दिक अर्थ तो शायद कूल होना होता है। हाँ, बीइंग कूल। हाँ। अब सुनने में तो ये किसी फैशन मैगजीन का शब्द लगता है, लेकिन मैकॉनघे के दर्शन में ये बहुत गहरा है। उनके अनुसार कूल होना कोई ट्रेंड फॉलो करना, महंगे कपड़े पहनना या दिखावा करना बिल्कुल नहीं है। ये एक प्राकृतिक नियम है। ये विशुद्ध प्रामाणिकता है। अच्छा? जब कोई इंसान समाज को खुश करने के लिए अपनी असलियत नहीं बदलता, जब वो पूरी तरह से खुद के साथ सहज होता है, तो वो स्वाभाविक रूप से कूल होता है। अब यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है मेरे मन में। हम में से हर किसी के जीवन में सामाजिक दबाव है, चाहे वो करियर का हो, परिवार का हो या समाज की उम्मीदों का हो। अब अपनी सच्चाई खोजने के लिए हर कोई अपना काम धाम छोड़कर अमेज़न के जंगलों में तो नहीं जा सकता ना। हाँ, वो तो मुमकिन नहीं है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में ये फिल्टर कैसे लगाया जाए? बिना जंगल गए ये जो एसेरे फिको वाली अवस्था है, ये कैसे हासिल की जाए? देखिए, अमेज़न जाना दरअसल एक रूपक है उन सभी बाहरी आवाज़ों को म्यूट करने का। इसे रोज़मर्रा के जीवन में भी बड़ी आसानी से लागू किया जा सकता है। ये असल में एक छंटनी या एलिमिनेशन की प्रक्रिया है। एलिमिनेशन, थोड़ा और बताइए इसके बारे में। इसका मतलब है जानबूझकर ऐसे कदम उठाना जो आपको आपके मूल स्वरूप के करीब लाएं। जैसे कुछ समय के लिए डिजिटल दुनिया से कटना, उन सामाजिक समारोहों को स्पष्ट रूप से ना कहना जो आपकी मानसिक शांति छीनते हैं, और उन दायित्वों को छोड़ देना जो सिर्फ दिखावे के लिए निभाए जा रहे हैं। मतलब अपनी बाउंड्री सेट करना। बिल्कुल। जब कोई इंसान जानबूझकर उन चीजों को अपने जीवन से हटा देता है जो उसके असली स्वभाव से मेल नहीं खाती, तो उसकी असली ऊर्जा बाहर आती है। ये सच में एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है, उन चीजों को हटाना जो हम नहीं हैं। अब इस गहरी चर्चा के सबसे विचारोत्तेजक हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए कि किसी ने खुद को जान लिया, अपनी आवाज पहचान ली और शोर कम कर लिया। अब आगे क्या? आधुनिक दुनिया तो हमें सिखाती है कि अपने लक्ष्य तय करो और पूरी ताकत से उनके पीछे भागो, जिसे हम आजकल हसल कल्चर कहते हैं। लेकिन सोर्स के मुताबिक यहाँ मैकॉनघे का नजरिया इस पूरी सोच को ही पलट देता है। बिल्कुल पलट देता है। और इस नजरिए को समझने के लिए हमें उस इटालियन कहावत को देखना होगा जो किताब के सबसे प्रमुख स्तंभों में से एक है। वो कहावत है, नॉन ए ला फ्रेचा आ cercare il bersaglio, ma il bersaglio ad attirare la freccia। यानी तीर लक्ष्य को नहीं खोजता, बल्कि लक्ष्य तीर को आकर्षित करता है। एकदम सही। लेकिन यार, ये तो हमारी आम समझ के बिल्कुल उलट है। हम तो हमेशा यही मानते हैं कि हम खुद एक तीर हैं और हमें हर हाल में मेहनत करके अपना लक्ष्य भेदना है। ये कहावत असल जिंदगी में काम कैसे करती है? अगर हम इसे मैकॉनघे की अपनी निजी जिंदगी से जोड़ें तो इसका अर्थ बहुत स्पष्ट हो जाता है। 30 की उम्र पार करने के बाद वे प्यार और एक आदर्श जीवन साथी की तलाश में बहुत बेचैन रहने लगे थे। वे हर जगह अपना तीर चला रहे थे, हर रिश्ते में प्यार खोज रहे थे, लेकिन हताशा में की गई वो आक्रामक तलाश
कुछ काम नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने अपनी डायरी में सपने का जिक्र किया है ना। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि उन्होंने किसी बिजनेस स्ट्रैटेजी या लॉजिक से नहीं बल्कि एक सपने से अपनी दिशा को पहचाना। एक सपना जिसने उन्हें एहसास दिलाया कि उनकी असली चाहत किसी जीवन साथी को खोजना नहीं है, बल्कि उनकी असली चाहत पिता बनना है। हाँ, और मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो वो सपना उनके अवचेतन मन की आवाज थी जो बता रही थी कि उनका तीर गलत दिशा में निशाना लगा रहा है। जब उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया तो उन्होंने प्यार की वो जो हताश तलाश थी उसे तुरंत बंद कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऊर्जा बाहर खोजने के बजाय खुद को अंदर से उस जीवन के लिए तैयार करना शुरू किया। वो एक ऐसा इंसान बनने में लग गए जो भविष्य में एक जिम्मेदार और अच्छा पिता बन सके। और जैसे ही उन्होंने वो खोज बंद की, उनकी जिंदगी में खेमेला आ गई और बात सिर्फ शादी तक नहीं रुकी। उन दोनों ने मिलकर 2009 में जस्ट कीप लिविंग नाम का एक फाउंडेशन भी शुरू किया, जो युवाओं के स्वास्थ्य और भविष्य के लिए काम करता है। मतलब जब कोई इंसान खुद को सही सांचे में ढाल लेता है तो उसे लक्ष्य के पीछे नहीं भागना पड़ता, लक्ष्य खुद उसे ढूंढ लेता है। बिल्कुल, लक्ष्य ने तीर को आकर्षित कर लिया। ये प्रामाणिकता का प्राकृतिक नियम है। और सबसे बड़ी बात, यही सिद्धांत उन्होंने अपने करियर में भी लागू किया, जो इस किताब का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है और हमारी चर्चा के शुरुआत से जुड़ता है। हाँ, बिल्कुल वही बात जो हमने शुरुआत में की थी। एक समय था जब वे सिर्फ रोमांटिक कॉमेडी फिल्में कर रहे थे। हाउ टू लूज अ गाय इन 10 डेज, फेलियर टू लॉन्च जैसी फिल्में। वे पैसा बना रहे थे, बॉक्स ऑफिस पर लगातार हिट थे, लेकिन अंदर से वे एक अजीब सा ठहराव महसूस कर रहे थे। क्योंकि वो काम उनके आंतरिक सत्य से मेल नहीं खा रहा था। अमेज़न की यात्रा ने उन्हें सिखा दिया था कि उन्हें खुश रहने के लिए बाहरी दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया। उन्होंने उन रोल्स को मना करना शुरू कर दिया। सोर्स मटेरियल के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें एक रोमांटिक कॉमेडी के लिए $14.5 मिलियन यानी करीब 120 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। हाँ। और पता है, उन्होंने उसे भी ठुकरा दिया। 120 करोड़ रुपए। अब यहां मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगा। हॉलीवुड जैसी निर्दयी जगह में जहां कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मतलब अगर आप स्क्रीन पर नहीं हैं तो लोग आपको भूल जाएंगे। ऐसे में बिना काम के सालों बैठे रहना, क्या ये पूरी तरह से करियर की आत्महत्या नहीं थी? बाहर से देखने पर तो ये बहुत बड़ा जोखिम या आत्महत्या ही लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैकॉनाहे के दर्शन में इसे क्रिएटिव रिस्पॉन्स यानी रचनात्मक प्रतिक्रिया कहा जाता है। क्रिएटिव रिस्पॉन्स। हाँ, उन्होंने यह तय किया कि गलत दिशा में आगे बढ़ने से बेहतर है अपनी जगह पर रुक जाना और खुद को ही एक रेड लाइट दे देना। उन्होंने अपनी उस छवि को तोड़ा जो दुनिया ने उनके लिए बना रखी थी। उन्होंने खुद को एक गंभीर अभिनेता के रूप में तैयार किया और 20 महीनों तक सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया। तो ये इंतजार भी उस तैयारी और ढलान पर दौड़ने के संतुलन का हिस्सा था। असली सत्य के अनुकूल ढाल लिया तो हॉलीवुड को खुद उनके पास गंभीर और ड्रामा रोल्स लेकर आना पड़ा, जैसे द लिंकन लॉयर, मड, ट्रू डिटेक्टिव, इंटरस्टेलर और जाहिर है डालस बायर्स क्लब। बिल्कुल, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। ये उनके करियर का पुनर्जागरण था जिसे मीडिया ने मैकॉनिसेंस नाम दिया। जब हम सही इंसान बन जाते हैं तो सही अवसर चुंबक की तरह हमारी ओर खिंचे चले आते हैं। ये पूरी चर्चा वाकई हमारे काम करने और सोचने के तरीके को एक नई दिशा देती है। अगर किसी को जिंदगी में लगातार रेड लाइट्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है। शायद इसका मतलब ये है कि वो गलत दिशा में भाग रहा है, या शायद उसे रुककर खुद को तैयार करने की जरूरत है ताकि जब ग्रीन लाइट हो तो वो बिना डरे पूरी तैयारी के साथ उस ढलान पर दौड़ सके। ये ही इस किताब का और आज की इस गहरी चर्चा का असल सार है। ग्रीन लाइट्स का अर्थ सिर्फ सफलता पाना, बिना रुके चलते रहना या पैसे कमाना नहीं है। इसका अर्थ है जीवन की अराजकता का आनंद लेते हुए पूरी प्रामाणिकता के साथ अपने उच्च आदर्शों की ओर बढ़ना। सही कहा। लाल सिग्नल हमेशा के लिए नहीं होते। वे हमें रुकने, सोचने, अपनी दिशा सही करने और जीवन की किताब का नया पन्ना पलटने का अवसर देते हैं। जीवन की ये जो यात्रा है वो उस अंतिम मंजिल से कहीं ज्यादा अहम है। और इसी संदर्भ में आज की चर्चा का अंत करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी जो सीधे सोर्स मटेरियल से प्रेरित है। मैकॉनागे एक जगह लिखते हैं कि हमें अपने जीवन में काल्पनिक छतें यानी इमेजिनरी सीलिंग्स नहीं बनानी चाहिए। काल्पनिक छतें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम अक्सर अपनी ही बनाई हुई कृत्रिम सीमाओं में कैद हो जाते हैं।
हम अपने दिमाग में तय कर लेते हैं कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, या मैं इस उम्र में कोई नया जोखिम नहीं ले सकता, या फिर मेरे लिए तो बस यही एक रास्ता बना है। ये सब हमारे दिमाग की बनाई हुई छतें हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। ये तो बहुत ही विचारोत्तेजक बात है। तो जो लोग भी आज की इस गहरी चर्चा को सुन रहे हैं, हम इसे यहीं समेटते हैं, लेकिन जाने से पहले जरा इस बात पर विचार करें। आज इसी पल आपने अपने विकास पर, अपनी सोच पर कौन सी काल्पनिक छत बना रखी है? और जरा कल्पना करें, अगर आप आज ही हिम्मत करके अपनी उस छत को हटा दें, तो आपका आसमान कितना बड़ा हो सकता है। क्या बात है! हो सकता है कि उस खुले आसमान में ढेरों ग्रीन लाइट्स आपका इंतजार कर रही हों। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हैं। गहराई से सोचते रहिए और अपनी ग्रीन लाइट्स तलाशते रहिए। आप देख रहे हैं बुक्स वॉइस स्टूडियो, ज्ञान की आवाज। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।